हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल जीरो से क्या बनाया जाता, हीरो बनाया जाता। आपको यहां पर बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में विद हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो आपको क्या करना, केवल वीडियो लेक्चर देखने हैं। अगर नोट्स आपको बनाने हैं तो बना लीजिए, नहीं तो इनकी पीडीएफ फॉर्म आपको कहां मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जिस प्रकार से मैं अपने हाथ से लिख करके नोट्स देता हूं, उसी प्रकार से आप भी अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो क्या होता है, ज्यादा समझ में आता है। ये तो आपको पता है कि अपनी लिखावट सबको अच्छी लगती है। तो नोट्स के बारे में आपको बता दिया। अब जैसा क्या था कि हमने अपना प्रीवियस लेक्चर कर लिया था, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमें कंप्लीट क्या करना है, इसमें आज हम कंप्लीट करेंगे डीएनए की पैकेजिंग। पिछले वाले लेक्चर में हमने आराम से सेंट्रल डोग्मा किया था, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल था, वो भी कंप्लीट कर लिया था। तो उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने क्वेश्चन आपको लेक्चर के लास्ट में दिए थे, अब उनके आंसर इस वाले वीडियो में देंगे। इस वाले लेक्चर में हमें कंप्लीट क्या करना है, डीएनए की पैकेजिंग। अब आप कहोगे डीएनए की पैकेजिंग क्या होती है, तो कभी पतंग उड़ाए हो? अगर पतंग नहीं उड़ाया तो कभी टेलर के पास गए हो, जब वो धागा रखे रहता है तो क्या होता है, एक मान लो कुछ ऐसी कागज की क्या होती है, पाइप टाइप की होती है, उसमें वो धागा क्या होता है, चारों तरफ लपटा रहता है। क्यों? क्योंकि धागा तो बहुत लंबा होता है, आपने फैलाया हो कभी धागा, कितना लंबा होता है, लेकिन जब उसको लपेट देते हैं तो क्या होता है, वो बहुत से बहुत इतनी मोटी संरचना में क्या होता है, लिपट जाता। तो ये मतलब डीएनए की पैकिंग जरूरी क्यों है? तो पहली बात तो आप समझिए कि जो डीएनए की लंबाई होती है वो 2.2 मीटर होती है, मतलब मुझसे भी बड़ा। ठीक है। और जो केंद्रक का साइज होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। -6 मीटर, आप सोचिए कितना छोटा, या 1 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हो। जो हमारा जो केंद्रक का साइज होता है वो कितना होता है, केंद्रक का साइज कितना होता है बेटा, 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है बेटा 10⁻⁻6 मीटर। ये किसका साइज है, केंद्रक का। आप ये समझ लीजिए, इस ये जो पेन की निप है आपको दिख रही है, इससे भी छोटा, ये जो पेन की निप आपको दिख रही है, इससे भी छोटा क्या होता, केंद्रक का साइज होता। और डीएनए कितना होता, हमसे बड़ा। अब सोचो उसको क्या कॉइल करके कैसे रखेंगे, आप कैसे रखेंगे कॉइल करके, आप उसको एकदम लपेट करके, एकदम बहुत मतलब कंसंट्रेट बना करके, एकदम छोटा सा गुच्छा बना करके इस केंद्रक के अंदर क्या करेंगे, डीएनए को रखा जाएगा। आप समझ रहे हैं कि जो केंद्रक का साइज होता है वो कितना छोटा होता है, 10⁻⁻6 है, -6 है बेटा। आप समझ लीजिए एकदम मिलीमीटर से भी बहुत छोटा, माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर आप जानते हो कि थोड़ी बहुत तो फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो मैं बता दे रहा हूं कि जो हमारा केंद्रक का साइज होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। और जो डीएनए की लंबाई होती है, तो जो डीएनए की लंबाई होती है वो कितनी होती है बेटा, 2.2 मीटर होती है। कितनी होती है, 2.2 मीटर। अब इतने बड़े डीएनए को हमें रखना है 1 माइक्रोमीटर वाले केंद्रक के अंदर। तो कैसे हम लपेट के रखेंगे ये आपको बताएंगे। जैसे आपने पतंग उड़ाई होगी, कम से कम 1 किलोमीटर का धागा हो जाता है, इसे मंजा बोलते हैं, ये जानते होंगे कुछ बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं। उस धागे को क्या करते हैं, छोटे सी एक घिर्री होती है, उस घिर्री के चारों तरफ क्या करते हैं, लपेट के रख देते हैं। आपने देखा कितना बड़ा धागा। अब लपेटना क्यों जरूरी है, चलो समझो। जैसे क्या है, डीएनए है, इतना लंबा धागा है, अगर उसको हम ऐसे लपेट के ऐसे मतलब सीक्वेंस में ना लपेटे, ऐसे एकदम गुच्छा बना के ऐसे रख दें उसमें, तो क्या होगा, उलझ जाएगा। कभी आपने देखा कि पतंग उड़ाने के बाद उस धागे को एकदम सीक्वेंस में लपेटा जाता, नहीं तो दोबारा पतंग उड़ाने लायक वो धागा नहीं बचता। क्यों? क्योंकि बहुत बुरी तरीके से क्या होता है, वो धागा उलझ जाता। अब इसी प्रकार से जो डीएनए होता, अब डीएनए ऐसा तो है नहीं है कि डीएनए का यूज नहीं होता। तो आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था, जब सेंट्रल डोग्मा बताया था, थोड़ा बहुत तो बताया था, उतना ही आप समझ लीजिए कि डीएनए से क्या करते हैं, हम आरएनए बनाएंगे या डीएनए की क्या करेंगे, फोटोकॉपी करेंगे। तो उस दौरान क्या होता है, डीएनए जो जुड़ा हुआ होता है ना, इस तरीके से बेटा, ये जो इस तरीके से जुड़ा हुआ हो, तो ये जो इसके जो छोर होते हैं, ये क्या होते हैं, खुलते हैं, या इस तरीके से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जब क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन या फोटोकॉपी होती है, क्या होती है, फोटोकॉपी होती है। उस दौरान क्या होता है, डीएनए की ये जो छोर यहाँ पर पास पास दिख रहा है, यहाँ पर क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इनको खुलना भी जरूरी है। अब क्या बुरी तरीके से उलझ के हमने रख दिया डीएनए, अब एकदम फंसा हुआ, एकदम गुच्छे की तरह रखा, तो दोबारा यूज करने लायक नहीं बचेगा। इसलिए क्या करते हैं, उसको एकदम पूरी तरीके से क्रम से, अच्छी तरीके से सीक्वेंस में लगाते हैं डीएनए को। ठीक है, तो यही हमें इस वाले लेक्चर में देखना कि कैसे लगाते हैं और किसके चारों तरफ लगाते हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा।
ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में। इस लेक्चर में देखेंगे क्या, सबसे पहले अपना क्या करेंगे, HW, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता, होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये आपको छोटी सी क्लासों से भी सिखाया गया कि बेटा होमवर्क करते रहिए, नहीं तो आप क्लास में टॉप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था बेटा? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन और क्रिक, जो वो दो मासूम से लड़के थे, उन्होंने किया था। किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक, ये आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं मीसर, जो अपने फ्रेडरिक मीस्चर बोल लीजिए या मीसर बोल लीजिए, जो भी आपको सही लगे सही है। इतनी छोटी छोटी बातों पर बोर्ड में नंबर नहीं कटते हैं। तो जो हमारा साइंटिस्ट होते हैं कौन से, मीसर भैया, तो इन्होंने जो क्या किया था, केंद्रक से अपना एक अम्लीय पदार्थ निकाला था, न्यूक्लिक एसिड निकाला था। तो उसे उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन, ना कि डीएनए। अगर कोई डीएनए बता रहा तो बेटा आपको गलत बता रहा, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी है, भगवत गीता, पुराण, रामायण जो भी है, वो अपनी कौन सी है? एनसीईआरटी है, और उसी की बातों को हम क्या मानेंगे? सत्य मानेंगे। तो एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से लिखा कि उन्होंने क्या नाम दिया था? उसे न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था बेटा? न्यूक्लिन नाम दिया था। इतना क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं हम कहां पर? अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है या थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, वो कहता क्या है? तो वो ये कहता कि जो इरविन चारगाफ थे, या इरविन चारगाफ ने क्या बताया था, जो आपने क्या थे, फ्रेडरिक मीसर थे, उन्हें क्या मिला था? एक न्यूक्लिक पदार्थ मिला था। तो उस पर उन्होंने, किसने अध्ययन किया था बाद में? फ्रेडरिक मीसर ने। तो उन्होंने क्या बताया था कि ये जो मटेरियल है, इसमें जो अपनी नाइट्रोजन क्षार है, कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो इसमें उन्होंने बताया था कि एडेनिन की संख्या किसके बराबर है? थाइमिन के बराबर है। और ग्वानिन की संख्या किसके बराबर है? साइटोसिन के बराबर है। तो इन्होंने ये बताया था कि एडेनिन इक्वल टू थाइमिन और ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन। अब बेटा यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना समझ लेना, ये इक्वल का साइन है बेटा, किसका? बराबरी का साइन है। तो इसको सूत्र में कैसे लिखा था उन्होंने? A/T बराबर G/C बराबर 1। एक सूत्र ये लिखा था उन्होंने, और एक क्या लिखा था? A प्लस अपना क्या था? T और G+C इक्वल टू 1। इस तरीके से उन्होंने ये सूत्र दिए थे। ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये फॉर्मूले देते। लेकिन इनका ये जो लिखा है यहाँ पर, इनका मतलब क्या है? इक्वल है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जो अपने क्या किया था, पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। अब यहाँ पर पूछा गया कि सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको कुछ याद आ रहा है उस व्यक्ति का जिसने धोखा दिया था अपने मित्र को? किसने? धोखा नहीं दिया था, मतलब ये था वो ज्यादा पढ़ोतरी था बच्चा, वो वहां रुकना नहीं चाहता, तो उसको क्या चाहिए थी? और कामयाबी चाहिए थी। वाटसन भैया थे आलसी, अरे करो तुम, हमने तो कर लिया, हमें नहीं करना अब। तो उसके बाद क्रिक भैया कह रहे ठीक है तुम ना करो, हम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि थोड़ा और अध्ययन करके सेंट्रल डोग्मा दिया था। क्या दिया था? सेंट्रल डोग्मा। अब जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा वो सोच रहे होंगे सेंट्रल डोग्मा क्या? तो यहाँ नहीं बताएंगे सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? अपना डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना, यही होता है कि अपना सेंट्रल डोग्मा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे अरे सर आपने आंसर बता दिया, हमने तो लेक्चर नहीं देखा। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। कौन सा? सेंट्रल डोग्मा। अब हमें पहुंचना है अपना कहां पर? डीएनए की पैकेजिंग पर, जो हमारा आज का टॉपिक है भैया। तो ये थ्योरी पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं डीएनए की लंबाई पता कैसे करते हैं। इतना पता, तो कल आपको कुछ चीजें बताई थी, अगर बच्चों याद हो आपको, अगर आपको क्या है, थोड़ा बहुत भी शर्म है, आप थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको 2-3 चीजें बताई थी। ठीक है, सबसे पहले बताया था कि ये जो डीएनए का व्यास होता है, क्या होता है? डीएनए का ये जो व्यास होता है, ये डायमीटर होता है, ये कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन होता है बेटा। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब मान लो यहां से ये कुंडलन शुरू हुआ, यहां से लेकर के यहां तक ये कुंडलन आया, इसको हमने क्या बोला था? एक पिच बोली थी। पिच बोल लो या इसका क्या बोले, कुंडल बोल लो। इसकी लंबाई कितनी थी बेटा? इसकी लंबाई कितनी थी? 34 एंगस्ट्रॉन थी बेटा। कितनी थी? 34 एंगस्ट्रॉन थी। इसके बाद कल आपको बताया था कि ये जो हमारे नाइट्रोजन बेस लगे रहते हैं यहाँ पर बेटा, तो ये जो नाइट्रोजन बेस पेयर की जो बीच की दूरी होती है, इन दोनों की ये जो बीच की पेयर की दूरी है, वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। और एक चीज और बताई थी, एक कुंडलन में कितने नाइट्रोजन बेस आ जाते हैं? अपने 10 क्षार आ जाते हैं, या 10 बेस पेयर। अब बेस पेयर बेटा यहां ऐसे काउंट करते हैं, ये जो आमने सामने के हैं,
ये अपने क्या होती हैं, बेस पेयर होते हैं बेटा। जैसे मान लो यहाँ पर हमने एडेनिन लिख दिया और यहाँ पर थाइमिन लिख दिया, यहाँ पर ग्वानिन लिख दिया, यहाँ पर साइटोसिन लिख दिया, यहाँ पर साइटोसिन, फिर एडेनिन, थाइमिन। जरूरी नहीं है, और सीक्वेंस में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये अपने क्या होते हैं, अपने क्या होते हैं, बेस पेयर होते हैं। ये क्या होते हैं, अपने क्षार युग्म, क्षार युग्म या बेस पेयर होते हैं बेटा। क्या होते हैं, क्षार युग्म या बेस पेयर अपने ये होते हैं। इतना क्लियर है, कौन से, एडेनिन और थाइमिन। यहां तक कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए। और इन दो क्षार, अब ये एक बेस पेयर है और एक अपना क्या है, एक ये रहा ऊपर वाला और ये रहा। तो इन दोनों जो बेस पेयर के बीच की दूरी है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। दो बेस पेयर के बीच की दूरी बेटा, दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया ये एंगस्ट्रॉन क्या होता, मास्टर ने एंगस्ट्रॉन तो बताया नहीं, तो बेटा एंगस्ट्रॉन ही बता दें। 1 गुणन 10 की पावर -10 मीटर होता है। कितना होता है, 1 गुणन 10 की पावर -10 मीटर अपना क्या होता, एंगस्ट्रॉन होता। अब कहीं कहीं पर ये वैल्यू किसमें लिखी रहती है, नैनोमीटर में लिखी रहती है बेटा। किसमें लिखी रहती है, नैनोमीटर में। तो भाई नैनोमीटर भी बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। नैनो गाड़ी सुनी है आपने, उसी तरीके से नैनो का मतलब होता है छोटा बेटा, बहुत छोटी वैल्यू, लेकिन एंगस्ट्रॉन से तो बड़ी होती है ये। तो जो नैनोमीटर होती है उसको लिखते हैं हम 1 गुणन 10 की पावर -9। ये चीज को आप समझ चुके होंगे कि माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी वो क्या होती है, छोटी होती है। मतलब यहां पर -10 लिखा है, क्या लिखा है, यहां पर -10 लिखा है, तो ये क्या होगी, इस वाली वैल्यू से क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो इसको हम अगर लिखेंगे, इसको तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणन 10 की पावर -10 मीटर या अथवा 2 नैनोमीटर, ठीक है। इसी तरीके से इसको अगर लिखना चाहे नैनोमीटर में तो कितना, 0.34 नैनोमीटर। और इसको अगर लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है बेटा। जिसमें आपको वैल्यू सही लगे उसमें आप वैल्यू को लिख सकते हैं। नैनोमीटर आपको समझा चुके हैं, थोड़ी बहुत आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो एक एंगस्ट्रॉन में होते हैं 10 की पावर -10 मीटर और एक नैनोमीटर में होते हैं 10 की पावर -9 मीटर। अब इतना तो आता होगा कि माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी वो क्या होगी, एक्चुअल में छोटी वैल्यू मानी जाती है, या होती है, मानी क्या जाती है, वो चीज होती है। तो इतना समझा आपने। एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन। और उनके बीच की ये जो व्यास होती है, ये जो आपकी लड़ी होती है दोनों, इनके बीच में ये जो पेन आपको फंसा हुआ दिख रहा, तो ये जो बीच की दूरी है ये कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन होती है या 2 नैनोमीटर होती है। अब मान लो हमारी ये जो उंगली होती है, आप उंगली समझ रहे, एक नाइट्रोजन बेस यहां पर लगा है, एक नाइट्रोजन बेस यहां पर लगा, तो इसके बीच की ये जो दूरी है ये कितनी होती है बेटा, 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। तो आपको डीएनए के बारे में ये सब बता दिया था जब डबल हेलिक्स मॉडल बताया था। अब आपको क्या बताएंगे कि जो हमारा डीएनए अपनी जो कोशिका होती है, ह्यूमन की कोशिका, मनुष्य की जो कोशिका होती है, उसके अंदर जो अपना क्या होता है, गुणसूत्र होता है या डीएनए होता है, उसमें कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो अगुणित अगर कोशिका ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, अगुणित। अब अगुणित तो बेटा समझ रहे हैं जिसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र हो। अगुणित मनुष्य की कोशिका, अगुणित मनुष्य की कोशिका, मनुष्य की कोशिका में नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, तो उसमें होते हैं बेटा कितने, 3.3 गुणन 10 की पावर 9 क्या होते हैं, अपने बेस होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर द्विगुणित करते हैं इसको, कैसा करते हैं, द्विगुणित, बेस पेयर बेटा क्या होते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये जो यहां पर गुणसूत्र लिखा है बेटा, ये क्या अगुणित है। अगर इसी की तरह एक गुणसूत्र और बगल पे बना दें तो वो क्या हो जाते हैं, अपने द्विगुणित, दो गुणसूत्र है तो द्विगुणित, एक गुणसूत्र है तो अगुणित। इतना समझो, बस खत्म। तो जो हमारा क्या होता है, अगुणित कोशिका होती है, या मान लो अगुणित गुणसूत्र होता है कोशिका में, तो उसमें जो अपने क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, वो कितने होते हैं, 3.3 गुणन 10 की पावर 9 बेस पेयर होते हैं। और आपको इतना पता है कि एक कुंडलन में कितने नाइट्रोजन के बेस बनते हैं, 10 बनते हैं। कितने बनते हैं, 10। तो इसमें कितने, ये जो दूरी है, ये जो कुंडलन की, इसमें कितने नाइट्रोजन क्षार बनते हैं, 10 नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार बनते हैं बेटा, ठीक है। कुंडलन आपको बता चुके थे, जैसे मान लो यहां से शुरू हो और इसी की सूत्र में जब तक आ जाए नीचे, यहां से शुरू हुआ यहां पर आ जाए, तो ये क्या होता है, एक कुंडलन होता है। क्या होता है बेटा, एक
कुंडलन होता है और इसकी दूरी कितनी है 34 एंगस्ट्रॉन है। कितनी है 34 एंगस्ट्रॉन। और इसमें कितने नाइट्रोजन बेस बनते हैं 10 बेस पेयर बनते हैं। कितने बनते हैं 10 बेस पेयर। अब इसी के पैरेलल में ये वाला स्टैंड हम लगा दें तो ये अपना क्या होता है डीएनए हो जाता है। तो कितने बेस पेयर बनते हैं 10 बेस पेयर बनते हैं। तो अब डीएनए की लंबाई हम निकालते कैसे हैं बेटा, डीएनए की जो लंबाई होती है वो निकालते कैसे हैं। तो डीएनए की लंबाई निकालने के लिए आप एक सूत्र देख लीजिए चाहे, या सीधा याद भी कर सकते हैं, हमारी जो बुक के अकॉर्डिंग याद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करते हैं सूत्र बता दे रहे हैं ताकि आप और दूसरी कोशिकाओं के भी क्या सकते हैं या दूसरे प्रजाति के जो गुणसूत्र की जो कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं उनकी लंबाई को आप निकाल सको। तो डीएनए की लंबाई का जो सूत्र होता है, डीएनए की लंबाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, जैसे ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये जो नाइट्रोजन क्षार है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कितनी, अगर एंगस्ट्रॉन में लिख रहे हैं बेटा, किस में लिख रहे हैं एंगस्ट्रॉन में, तो 3.4 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को सीधा मीटर में लिख लिया बेटा। हाँ चलो दोनों वैल्यू में लिख दे रहे, एंगस्ट्रॉन में लिख दे रहे पहले एंगस्ट्रॉन गुणे कितना 3.4 गुणे एंगस्ट्रॉन। चलो पहले इसको पूरा सूत्र के फॉर्म में लिख। डीएनए की लंबाई क्या होती है, नाइट्रोजन क्षार युग्म के बीच की दूरी गुणे, और अब उसमें कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र में क्या बेस पेयर नाइट्रोजन क्षार, और यहां पर क्या नाइट्रोजन क्षार की संख्या, नाइट्रोजन क्षार युग्म की संख्या। ठीक है बेटा, तो ये आपको सब चीजें पता होंगी। तो इसको क्या करते हैं पहले बॉक्स में एक बंद कर दें। अब जो हमारा क्या होता है, जैसे मान लो अपनी मनुष्य की कोशिका है, क्या है मनुष्य की कोशिका, हमें इसकी लंबाई निकालनी है कि जो मनुष्य की कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो आपको हम बताते हैं कैसे। अब क्या निकालनी है यहाँ पर, पहले नंबर पर क्या निकालनी है आपको, आपसे भी एक क्वेश्चन कराएंगे बेटा, परेशान नहीं होना, एसडब्ल्यू में देंगे तो उसको आपको करके दिखाना है आपको। सबसे पहले हम निकालेंगे किसके, मनुष्य की निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं मनुष्य की। ठीक है, तो आपको बता चुके हैं कि जो मनुष्य की कोशिका होती है उस कोशिका में जो गुणसूत्र पाया जाता है, क्या पाया जाता है गुणसूत्र पाया जाता है, उस गुणसूत्र में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, कितने होते हैं अपने 3.3 गुणे 10 की पावर -9 क्या होते हैं गुणसूत्र पाए जाते, सॉरी प्लस के 9, माइनस के 9 नहीं बोला बेटा, दोबारा बोले दे रहे हैं, 3.3 गुणे 10 की पावर 9 क्षार युग्म पाए जाते हैं किसमें आगुणित में। अगर द्विगुणित कर देंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3.3 में तो कितना हो जाएगा 6.6 गुणा 10 की पावर 9 क्या होते हैं क्षार युग्म में होते हैं बेटा। तो यहां पर क्या देखना है मनुष्य की, तो मनुष्य की डीएनए की लंबाई, डीएनए की लंबाई। अब एक चीज और बता दें बेटा, जो नाइट्रोजन क्षार युग्म की जो बीच की दूरी होती है वो सभी कोशिकाओं की क्या होती है बराबर होती है। जैसे चाहे वो अपना क्या हो ई कोलाई हो, चाहे बैक्टीरिया की कोशिका हो, चाहे वो यूकैरियोटिक की कोशिका हो, तो जो दो क्षार बेस पे दो क्षार युग्मों के बीच की जो दूरी है, ये जो थी अपने, ये मान लो ये दो अपनी उंगली के ये दो पोर दिख रहे हैं आपको, इन दोनों पोर के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है सभी अपनी चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो सब में क्या होती है बराबर होती है। मतलब ये जो क्षार युग्म है, ये जो दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये सब में क्या होती है बराबर होती है, चाहे वो क्या हो अपनी यूकैरियोटिक कोशिका हो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो। तो डीएनए की लंबाई निकालनी है, तो क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी थी बेटा 3.4 गुणे 10 की पावर -10। यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। गुणे नाइट्रोजन क्षार कितने थे हम मनुष्य की कोशिका में 6.6 गुणे 10 की पावर 9। तो इसका जब मल्टीप्लाई पूरा बेटा करते हैं तो कितना आता है 2.2 मीटर आता है। अब ये हम यहां पर नहीं सिखाएंगे आपको कि गुणा भाग कैसे करते हैं, ये आप खुद कर सकते हैं, इतना एसडब्ल्यू ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर सकते हैं। हाँ आप कुछ कहेंगे बच्चे आपको तो रटा है तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, ये भी समझ लीजिए क्योंकि हम मैथ की क्लास नहीं चल रही, बायोलॉजी पढ़ा रहे बेटा आपको। अब दूसरा जो हमारा एसडब्ल्यू जाता है आपको बताना ई कोलाई की जो कोशिका होती है एस्चीरिया जो अपनी कोलाई होती है उसकी आपको करनी है डीएनए की लंबाई बतानी है। इसमें हम आपको डाटा बता देंगे, डीएनए की जो लंबाई होती है वो आपको बतानी है, डीएनए की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, अब इसमें जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन
क्षार युग्म होते हैं। वो कितने होते हैं इसमें? 4.6 गुणा 10 की पावर 6 इतने होते हैं अपने। कितने होते हैं? 4.6 गुणा 10 की पावर 6। बस आपको नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी पता है, दोनों को गुणा कीजिए और उसकी लंबाई निकाल दीजिए, तो ये आपका क्या होता है? SW। ये क्वेश्चन हम आपसे निकलवाएंगे, तो आपको पता चल गया कि डीएनए की जो लंबाई निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो ये डीएनए की लंबाई निकल के आ गई। डीएनए की लंबाई कितनी हो गई? 2.2 मीटर लंबाई है। और केंद्रक की जो अपना केंद्रक है, जिसके अंदर हमें डीएनए को रखना है, उसकी कितनी है? मतलब चौड़ाई लंबाई जो भी है उसका क्या पूरा जो क्षेत्रफल है वो कितना है? एक माइक्रोमीटर। कितना? 10 की पावर माइनस 6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर या 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है। उसके अंदर हमें रखना, तो कैसे रखेंगे? अब वहां पर हम पहुंचते हैं कैसे रखते हैं। तो आपको क्या बता चुके हैं? डीएनए के बारे में बता चुके हैं, ये व्यास ये सब चीजें पहले बता चुके थे। अब यहां पर इसको जैसे आगुणित की लिखी बेटा, तो द्विगुणित की भी लिख दें हम, क्योंकि वहां जो हमने द्विगुणित की लिखी है ना बेटा वैल्यू, तो द्विगुणित में कितनी हो जाती है? 6.6 गुणा 10 की पावर 9 बेस पेयर होती है बेटा। कितना होता है? 6.6 गुणा 10 की पावर 9 बेस पेयर होता। 2 से गुणा कर देंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। आगुणित में 1 होता, द्विगुणित में 2 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो 2 गुणसूत्र की ये रही। यहां तक कोई भी दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत हो कमेंट में आप बता सकते हैं, आपके लिए कमेंट के दरवाजे खुले हुए हैं। अब हमें क्या करना? इस 2.2 मीटर को लपेटना है हमें, और उस छोटे से केंद्रक में रखना है। तो कैसे लपेटेंगे, किसके साथ लपेटेंगे, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन लपेट कर पढ़ाएंगे नहीं, आपको एक चीज क्या करेंगे? क्लियर रखें। एक चीज और आपको बतानी थी, जो हमारा क्या होता है, चलिए यहाँ दे डायग्राम पर। जो क्या होता है अपना डीएनए होता है या ये आरएनए होता है, दोनों क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मतलब इन पर क्या होता है? ऋणावेशित होता है। ये क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। क्यों होते हैं? आपको अगर याद हो तो जो न्यूक्लियोटाइड बनाया था हमने, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या जुड़े थे? फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़े थे। और फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता? PO4 की पावर -3 होता। कितने का चार्ज है? -3 का। तो जो हमारे डीएनए होते हैं और जो आरएनए होते हैं, ये क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक। मतलब इनके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव का चार्ज होता है। तो इसके बाद जो हमारे क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, अब वो किसी ना किसी चीज के ऊपर तो लपटेंगे। अरे बनी सी बात है, अगर हमें समेट के रखना, अगर हम ऐसे लपेट के रख दें तो वो उलझ जाएंगे। उलझने से अच्छा है कोई एक स्पेसिफिक चीज लो, उसके चारों ओर उसको लपेट के आराम से रखते जाओ, संभालते जाओ। तो डीएनए भी क्या होता है? एक प्रोटीन होती है, इसका नाम होता है हिस्टोन। क्या नाम होता है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। अब आपको ये तो पता है कि प्रोटीन किससे मिलकर की बनी होती है? एमिनो एसिड से। किससे मिलकर की बनी होती है? एमिनो एसिड से मिलकर की बनी होती है। लेकिन जो हमारी हिस्टोन प्रोटीन होती है, इसमें क्या होती है? आर्जिनिन और लाइसिन, दो अपने क्या होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? इसमें ज्यादा होती है। और एमिनो एसिड में क्या होता है? एमीन ग्रुप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अंत में निकल के निष्कर्ष यही आएगा कि हमारी जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। मतलब उस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आपको इतना तो समझ में है कि जो नकारात्मक या नेगेटिव चीज होती है वो प्लस वाले के साथ क्या होती है? चिपक जाती है। इतनी तो आपने पढ़ा होगा। अगर क्या है? नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये आपस में क्या होंगे? बहुत अच्छे से क्या होते हैं? टाइटली चिपक जाते हैं। तो जो हमारा डीएनए होता है वो क्या होता है? अपने हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर, ये मान लो ये हिस्टोन प्रोटीन है, और ये मान लो इमेजिन कर लो एक धागा में इसकी चारों तरफ लपेट रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है? डीएनए इसके चारों तरफ क्या होता है? लपेट जाता है। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। आपको एक डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो गोल गोल संरचना दिख रही है आपको, ये जो संरचना है और ये दोनों संरचना होती है, ये क्या होती है? अपनी हिस्टोन प्रोटीन होती है बेटा। क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन होती है बेटा वो क्या होती है? 5 प्रकार की होती है आपको। तो हमारी जो हिस्टोन प्रोटीन होती है बेटा वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? H1A, H2A, H2B और H3 और H4। ये हमारी क्या होगी? 5 प्रकार की कौन सी अपनी हिस्टोन प्रोटीन हो गई। लेकिन इसमें से ये जो 4 हैं, ये क्या करते हैं? हिस्टोन अष्टक को बनाने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं? अब हिस्टोन अष्टक क्या होगा अभी बता रहे हैं बेटा, बस 1 मिनट रुकिए। ये किसका निर्माण करते हैं? हिस्टोन अष्टक या हिस्टोन ऑक्टामर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हिस्टोन अष्टक का या हिस्टोन ऑक्टामर का, ये क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कौन से? H2A, H2B, H3 और H4। अब H1 का काम क्या होता वो भी बताएंगे। ये क्या करता? हिस्टोन के अष्टक बनने में सहायता नहीं करता। इतना आप याद रखिए, अभी आपको बता रहे हैं, बस पेशेंस रखिए। आप देखेंगे हिस्टोन ऑक्टामर बनता कैसे। चलो देखो क्या होता है। जैसे मान लो इस तरीके से हमने ये लगा दिया।
अब इनके पीछे भी इसी तरीके से बेटा रखे होंगे, ठीक है, ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, H2A और H2B, H3 और H4 इस तरीके से हमने लगा दी। इनके जो ये संरचना लगी है जस्ट इनके पीछे भी लगी हुई है, जैसे कि आप इस डायग्राम में शायद आप देख पाए, सामने 4 दिख रहे हैं आपको गेंद, और 4 गेंद आपको पीछे दिख रही है। अब गेंद ही बोलेंगे जो गोल संरचना है। मान लो आप क्या करते, लड्डू रखते हो, एक बॉक्स में लड्डू रखे, तो सामने से देखोगे तो आपको तो एक ही लाइन दिखेगी, पीछे के तो लड्डू आपको नहीं दिख रहे ना। इसी प्रकार से क्या होता है, यहां भी मान लीजिए इनके पीछे क्या है, अपने क्या रखी है, हिस्टोन प्रोटीन रखी हुई। तो 4 आपको सामने दिख रही है, 4 इसके जस्ट पीछे रखी होंगी, तो कितनी संरचना हो गई, 8 संरचना हो गई। मतलब 8 क्या हो गए, अपने हिस्टोन रखे हुए, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, हिस्टोन ऑक्टामर हो जाता है। और ये क्या होती है, आपस में क्या होती है, ये जुड़ी हुई रखी रहती है, क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। तो ये क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है, ऑक्टामर। अब बेटा यहां पर आपको 4 दिख रहे होंगे, तो 4 दिख रहे हैं, 4 इसके पीछे रखे हैं, चाहे हम लिख दें इसमें, इसको लिख दें 4 इसके पीछे, 4 इसके पीछे रखे हुए हैं। इसके 4 क्या हैं, इसके पीछे रखे हुए हैं। जो क्या कर रहे हैं, पीछे से मुस्की मार रहे हैं कि अरे 4 दिख रहे हैं, तो मैं 4 नहीं दिख रहे, 4 इसके पीछे रखे हुए हैं। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन अष्टक। कौन कौन निर्माण करता है, H2A, H2B, H3 और H4 जो अपनी हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, ये मिलकर के किसका निर्माण करती है, हिस्टोन अष्टक का। अब जैसे यहां पर मान लीजिए इस तरीके की कोई एक संरचना मिल जाए गोल, ठीक है, क्या है, चलो इसी पेन से बता देंगे, चलो हटाओ, ये पेन है। अब मान लो हमारा क्या बन गया, हिस्टोन अष्टक बन गया, ठीक है। अब हमने इसके चारों तरफ क्या कर दिया, डीएनए लपेट दिया। अब ये जो डीएनए हमने लपेटा है, ये डीएनए दोबारा से ऐसे ना खुल जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पिन लगा देते हैं। क्या करते हैं, पिन लगा देते हैं, ताकि ये जो डीएनए यहाँ पर हमने लपेटा है, ये डीएनए दोबारा ना खुल जाए। तो ये जो पिन लगने वाला काम होता, या यहाँ पर ये जो लास्ट में बांधते हैं, या मान लो पिन ही समझ लीजिए। अब ये जो लिंकिंग होती है यहाँ पर, वो कौन करता है, ये अपना ये जो मासूम सा बेचारा बैठा अकेला, उसकी बेचारी कोई वैल्यू नहीं है, ये जो अकेला बैठा, यही क्या करता है, उसको पिन करने का काम करता, ताकि ये डीएनए जो लिपटा हुआ था, ये दोबारा जाकर के खुले ना। देखो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस डायग्राम में देख रहे होंगे, हमने क्या किया, ये क्या था, अपना हिस्टोन ऑक्टामर था। क्या था, हिस्टोन ऑक्टामर था, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से मान लो ये इसके चारों तरफ से क्या किया, डीएनए से लपेट दिया। अब मान लो यहां आ गया ये, तो इसको यहां से यहां बांध दे और यहां बांध दे, ताकि यहां से ये छोर क्या हो, वापस खुल ना पाए। और फिर ये आगे जाएगा, फिर दूसरे वाले से लिपटेगा, इसी तरीके से क्या होंगे, लिपटते जाएंगे। जैसे मान लो ये यहाँ से डीएनए आए, इसके यहाँ से घूम के आए, तो यहाँ पर इनकी जो लिंकिंग बना देगा यहाँ पर, ताकि ये जो बने हुए हैं ये खुले ना। ये किसका काम होता है, ये अपना क्या करता, H1 हिस्टोन का काम होता। किसका काम होता, H1 जो अपनी हिस्टोन प्रोटीन है उसका काम होता है बेटा ये, ठीक है। तो जो अपनी H1 प्रोटीन है, ये ऑक्टामर बनने में तो हेल्प नहीं कर रही, लेकिन कहाँ हेल्प कर रही है, इनको बांधने में। ये दिख रहा है आप इस डायग्राम में लिखा भी है, क्या लिखा है, हिस्टोन। ये जो पिन इतनी ये लंबी सी दिख रही है, इनको दोनों को बांधने में ये क्या कर रही है, हिस्टोन प्रोटीन। इसमें यहां तक कोई समझ में, मतलब इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या था, अपना ऑक्टामर बनाया, ऑक्टामर के चारों तरफ हमने डीएनए को लपेट दिया। अब उस डीएनए को लपेटने के बाद क्या करते हैं, उसको एक सुई से मान लो हमने उसको पिंच कर दिया, ताकि वो लिपटा हुआ वापस खुले ना। तो जो वो सुई थी या पिंच थी, वो क्या थी, अपनी हिस्टोन प्रोटीन थी। और जो वो ऑक्टामर या जो वो गेंद जैसी संरचना है जिसके चारों तरफ डीएनए लिपटा है, उसे हमने क्या बोला था, हिस्टोन ऑक्टामर बोला था बेटा। अब यहां पर बेटा ऐसा नहीं है कि केवल एक हिस्टोन या एक ऑक्टामर बनता हो, कई सारे ऑक्टामर क्या होते हैं, बनते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, इस प्रकार से ये जो ऑक्टामर आपको दिख रहा है बेटा, ये जो ऑक्टामर दिख रहा है, इस प्रकार से क्या होते हैं, बहुत सारे ऑक्टामर थे। जैसे मान लो एक पेन हमने यहाँ लिया, इसमें ये लपेट दिया डीएनए, और एक बार के लपेटने में पता कितने बेस लपेटते हैं, 200 अपने बेस पे लपेटते हैं। कितने, 200 कितने बेस पे लपेटते हैं, 200 बेस पे। अब मान लो जैसे यहाँ पर क्या है, कोई भी चीज नहीं, चलो मान लो ये रिमोट है, ठीक है, ये दोनों पास में है। आपने कभी देखा होगा, जो मतलब किसान लोग हो गए, उन्होंने देखा होगा, खेत के बाहर क्या करते हैं, तारबारी लगाते हैं, ताकि खेतों में क्या ना घुस सके जानवर। तो क्या करते हैं, इस तरीके से पिलर बांधते हैं कुछ दूरी पर। तो पहले क्या करते हैं, उन्होंने एक बार इसको लपेटा, फिर दूर से जाएंगे इस वाले पे लपेट देंगे, इस तरीके से बगल वाले खंभे में से लपेटते हुए क्या होंगे, आगे बढ़ते आएंगे, और पूरे खेत के चारों तरफ क्या करते हैं, तार को लपेट देते हैं। लपेटना तो आप जानते हो बेटा, इसमें हमने एक बार ऐसे लपेटा, मान लो यहां हम पकड़े हैं, इसको यहां से घुमाया, ऐसे लपेटा, अब ये इस वाले को लपेटा, इस वाले। तो इस तरीके से क्या होते हैं, कई सारे क्या होते हैं, अपने ऑक्टामर इकट्ठे रखे रहते हैं,
और ऑक्टामर के चारों तरफ क्या होता है, डीएनए लिपट जाता। तो अब यहाँ पर एक नाम लिख रहा होगा, यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे न्यूक्लियोसोम। क्या नाम लिखा, न्यूक्लियोसोम। तो ऑक्टामर के ऊपर ये जो डीएनए यहाँ पर इतना लिपटा हुआ, तो ऑक्टामर और ये जो डीएनए लिपटा है और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसोम का निर्माण करती है बेटा। ये जो संरचना बनी है यहाँ पर, इस संरचना को हमने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियोसोम बोल दिया। क्या बोल दिया, न्यूक्लियोसोम बोल दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोसोम के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर एक अपना ऑक्टामर है, ये यहाँ पर क्या है, ऑक्टामर आपको लगा दी बेटा। अब मान लो हमने क्या लिया, डीएनए लिया अपना, क्या लिया, डीएनए लिया। तो यहां से शुरू किया, इसके चारों तरफ लिपटा, इसके चारों तरफ ऐसे लिपटा, इस तरीके से लिपटता हुआ ये आगे बढ़ जाएगा। ये आपको दिख रहा है, इस तरीके से क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, डीएनए लिपटा है। अब डीएनए क्या होता है बेटा, अपना द्विगुणित होता है, तो वो आप तो इसके चारों तरफ डबल डबल भी बना सकते हो, ज्यादा हौच पौच ना हो, इस चक्कर में हमने क्या किया, इसको सिंगल धागे से ही दिखा दिया था। ठीक है बेटा, या इससे नहीं समझ में आ रहा तो आपको एक तरीका और बताते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। मान लो अगर इस तरीके से नहीं आपको समझ में आ रहा, तो हमने ये जो हिस्टोन ऑक्टामर बनाए हैं, इनको हम थोड़ा लंबा बनाते हैं, इस तरीके से बनाए दे रहे हैं। ठीक है बेटा, ये आपको तारबारी, अगर जो गांव से रिलेटेड होंगे वो तारबारी की मतलब समझते होंगे। अब मान लो हमने यहां से एक छोर लिया डीएनए का, इसके चारों तरफ ये लपेटते हुए इस तरीके से क्या होता है, ये आगे बढ़ जाता है बेटा। तो ये जो यहाँ पर इतनी संरचना बनी है, ये एक मान लो ये अपना क्या है, ऑक्टामर है, ये क्या है बेटा, ऑक्टामर है बेटा। ठीक है, और ये जो धागा लपटा हुआ है ये क्या है, अपना डीएनए है। तो इसे हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोसोम बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, न्यूक्लियोसोम बोल दिया। अब क्या होती है, कई सारे क्या होते हैं न्यूक्लियोसोम, क्या होते हैं, अपने बच जाते हैं। ठीक है, अब एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर, जैसे मान लो ये यहां पर इतना लिपटा हुआ है डीएनए, तो जैसे मान लो कि ये पेन है, इस पेन की चारों तरफ हमने एक बार धागा लपेटा, एक बार, ऐसा नहीं कि यही इसी पर पूरा लपेट दे, एक बार हमने लपेटा, अगले वाले पर भी ले जाए, तो लपेटने में मान लो कि 2 सेंटीमीटर का धागा लगा। कितना लगा, 2 सेंटीमीटर का धागा लगा होगा, कुछ तो धागा लगा होगा। लेकिन हम डीएनए की काउंटिंग, उसकी जो लंबाई की काउंटिंग कैसे करते हैं, उसके बेस पेयर के आधार पर। तो एक जो अपना ऑक्टामर होता, उसमें कितना डीएनए लपेट जाता, डीएनए के 200 बेस पेयर लपेट जाते हैं। कितने बेस पेयर लपेट जाते हैं, 200 बेस पेयर। तो इसमें कितने बेटा, 200 बेस पेयर लिपट जाते हैं, 200 बेस पेयर लिपट जाते हैं। किसमें, एक न्यूक्लियोसोम में। एक न्यूक्लियोसोम में कितने, 200 बेस पेयर लिपट जाते हैं। इसी प्रकार से कई सारे न्यूक्लियस होंगे, उसमें जब तक कि पूरा अपना डीएनए लिपट नहीं जाएगा, तब तक क्या होगा, इसमें ये डीएनए लिपटता रहेगा। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोसोम होता। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये जो संरचना बनी है, अब केंद्र कितना छोटा होता है, तो उसको हम किससे देखेंगे, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से। जो अपना क्या होता है, विद्युत सूक्ष्मदर्शी होता है, उसके द्वारा हम देखेंगे। तो जब उसको देखते हैं तो उसकी संरचना पता कैसी दिखती है, इस तरीके से दिखती है। जैसे मान लो वो नहीं होती, गले में मोतियों की हार पहनते हैं, तो वो जो धागे जैसे लगे रहते हैं छोटे छोटे, जैसे मान लो ये माला है, ये क्या है, माला है, इस पर ये इस तरीके से ऐसे ऐसे ये मोती टाइप के लगा दें, तो कैसे दिखते हैं, वो धागे पर मोतियों जैसी संरचना दिखती है। जब हम किसको देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। कौन से, अपने जो अपने क्या है, न्यूक्लियस जो बने, वो सॉरी न्यूक्लियोसोम बने होते हैं, वो इस तरीके से दिखते हैं। तो अब क्या होता है, अपन ने क्या किया, सबसे पहले डीएनए लिया। क्या लिया, डीएनए। डीएनए को किसके चारों तरफ लपेटा, ऑक्टामर के चारों तरफ लपेटा, तो उसे हमने नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियोसोम बोल दिया। क्या बोल दिया, न्यूक्लियोसोम। और एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं साड़ी की दुकान का, समझिए आप। जैसे मान लो क्या था, दुकानदार था, ठीक है, दुकानदार क्या लाए, एक साड़ी लाए। अब उसकी जो दुकान मान लीजिए इस बोर्ड के, अब दुकान आपने देखी होगी, कोई दुकान क्या होती है, बहुत छोटी छोटी सी दुकान होती है बाजारों में। तो क्या होता, वो कभी भी जब साड़ी दिखाता तो इकट्ठी पूरी साड़ी नहीं फैलाता, वो करेगा आपको एक छोटा सा फैलाएगा, उसको दिखा देगा, फिर उसको लपेट लेगा दूसरी साइड का, फिर खोल करके दिखा देगा, और उसको पूरे एकदम बॉक्स करके इतनी सी साड़ी बना करके। जैसे मान लो, चलो ये मिला हमारे पास, जैसे मान लो ये न्यूज़पेपर है, क्या है, ये न्यूज़पेपर है बेटा, अमर उजाला का न्यूज़पेपर आता है हमारे यहाँ पर, आप समझ लिए। जैसे क्या है, ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। अब आपने कभी देखा न्यूज़पेपर वाले को कि वो इस तरीके से बांटता फिरता हो, नहीं, उसको क्या करता है, उसको एक बार फोल्ड किया, ठीक है। अब मान लो ये हमारा डीएनए था, क्या था, डीएनए था, उसने एक बार इसको फोल्ड किया, तो हमने इसे क्या बोल दिया, न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ डीएनए क्या है, लपेट दिया। अब ऐसा तो है नहीं है कि इतने ही फॉर्म में रहता, इसको हम और छोटा करेंगे, इसको क्या करेंगे, और छोटा करेंगे,
तो अंत में जाकर के हमें क्या होती है, गुणसूत्र की संरचना मिल जाती है। वहां पर हम अभी आते हैं। बस आपको इतना समझ में आ गया कि डीएनए क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से क्या होता है, एकदम एकदम लपेट के, एकदम दबा के, एकदम क्या करते हैं, बिल्कुल रखते हैं किसको, डीएनए को, ताकि ज्यादा जगह वो कवर ना करे। तो आपको क्या था, पूरा थोड़ा दूर दूर संरचना इसलिए बताई ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये कहां तक की संरचना थी, अपनी न्यूक्लियोसोम तक की। कहां तक की संरचना थी, न्यूक्लियोसोम की। अब आते हैं हम अपने कहां पर, नेक्स्ट पेज पर। अब जैसे मान लो ये हमारा क्या है, डीएनए है। ये अभी डीएनए क्या मस्त अपना क्या है, आराम से है, ठीक है। अब यहां पर डीएनए ने ये क्या कर दी, किसके चारों तरफ लपटने लगा, ऑक्टामर के चारों तरफ लपटने लगा, ठीक है। अब कुछ समय बाद क्या होता, मतलब फिर एक स्टेज ये आती है, ठीक है। पहले अपना ये डीएनए इस फॉर्म में है, फिर इस फॉर्म में आया, फिर इस फॉर्म में, फॉर्म जानते हो आप, रूप बेटा, इस तरीके से अंत में जाकर के ये क्या होता, इस तरीके से ये होता है, इस तरीके से लपेट करके एक गुणसूत्र टाइप की ऐसी संरचना बना लेते हैं। आपने गुणसूत्र तो देखे होंगे बेटा, इस तरीके से आप जो गुणसूत्र होते हैं ये होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो संरचनाएं लिखी हैं, इन संरचनाओं के नाम क्या है, इनके सबके नाम है अलग अलग बेटा। ये क्या है अपना बेटा, डीएनए। ये क्या है, डीएनए। अभी इनके नाम लिख दें बेटा, फिर आपको बता रहे हैं। अभी से घबरा नहीं जाना। कुछ बच्चे कहेंगे आपने इनके बारे में तो बताया नहीं है, आपने बताया नहीं, आप धोखेबाजी करते हो, फ्रॉड है। ना फ्रॉड है बेटा, ना धोखेबाजी कर रहे हैं, अभी बता रहे। बस आपको क्या करना है, पेशेंस रखना बेटा। पेशेंस जानते हो, पेशेंट नहीं बेटा, पेशेंस। पेशेंस मतलब होता है धैर्य, और पेशेंट मतलब होता है क्या, मरीज। दोनों में फर्क होता है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है बेटा। और इनको आप क्या बोल दो, क्रोमेटिन बोल दो इनको। देखो ये अपना क्या है, क्रोमेटिन। तो इन ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन शब्दों से क्या ना हो, परिचित ना हो। आपने ऐसा तो हो नहीं सकता कि डीएनए ना सुना हो, आपने क्रोमेटिन ना सुना हो। ये तो सुना होगा, जब कोश का विभाजन पढ़ा था आपने 11th में, तो वहां पर बताया गया था कि जो हमारा डीएनए होता वो किस फॉर्म में पड़ा रहता, क्रोमेटिन के धागे के रूप में पड़ा रहता। किस रूप में पड़ा रहता, क्रोमेटिन के धागे के रूप में पड़ा रहता है। और अपने गुणसूत्र तो सुना ही होगा कि जब क्या होती है, कोश का विभाजित होने लगती है तो क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस्ड होकर, कंडेंस्ड मतलब होता है सघन होकर के, सघन मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा क्या हो जाए, लिपट जाए, तो सघन होकर के किसका निर्माण करता, गुणसूत्र करता। फिर ये गुणसूत्र क्या होते हैं, कोश का विभाजन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यहां तक कोई भी दिक्कत, अभी एक एक के बारे में हम अभी आगे पहुंचेंगे। क्या था, डीएनए था। तो डीएनए को हमने लपेटा किसके चारों तरफ, ऑक्टामर के चारों तरफ। किसके चारों तरफ लपेटा, ऑक्टामर के चारों तरफ। तो क्या बना हमारा, क्रोमेटिन बना, या मान लो यूक्रोमेटिन बना। क्या बना, यूक्रोमेटिन। फिर जो ऑक्टामर वो इकट्ठे हुए थे, फिर उन ऑक्टामरों को भी साथ में लपेटा। जैसे मान लो क्या था, ये जो पेन थे, इसके चारों तरफ इस तरीके से पेन लगे थे। फिर अब ये जो पेन थे, इनको हमने समेटा, फिर इनको और समेटा, फिर और समेटा। तो लास्ट में जाकर के जो हमारी एकदम सघन संरचना बनती है, वो क्या बनती है, गुणसूत्र बनता है। क्या बनता है, गुणसूत्र। लेकिन मैक्सिमम टाइम पर, अधिकतर जो समय होता है हमारी जो कोशिका होती है, उसमें जो अपना क्या होता है, डीएनए होता है, वो इस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता, क्रोमेटिन के फॉर्म में। केवल जो हमारा ये जो गुणसूत्र वाली अवस्था होती है, कब शो होती है, केवल एम फेज में। जो एम अवस्था होती है अपनी कोशिका विभाजन की, केवल तभी ये क्या करता, शो होता है। तो अपना क्या होता, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। अब यहां पर समझना है आपको, आपको डायग्राम से साफ साफ दिख रहा होगा कि जो यूक्रोमेटिन है, ये क्या बहुत ज्यादा नहीं उलझा, मतलब ये बहुत ज्यादा सघन नहीं है। लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, बहुत ज्यादा सघन, एकदम डार्क दिख रहा, और गुणसूत्र तो बहुत ही डार्क दिख रहा। तो क्या होता है, आपने सुना होगा कि डीएनए का जब हम रेप्लिकेशन करते हैं, प्रतिकृति करते हैं, तो डीएनए को हमें खोलना पड़ता है। जैसे मान लो हमें इन पेजों की क्या करनी, इसमें जो इन्फॉर्मेशन रखी है इस न्यूज़पेपर में, इसकी हमें क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन की फोटोकॉपी करनी है। तो जैसे मान लो हम ऐसी फोटोकॉपी करते हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आ पाएगी बेटा, नहीं आ पाएगी। तो हमें इन्फॉर्मेशन की फोटोकॉपी पूरी पेज को निकालने के लिए, जैसे इस पेज की हमें पूरी फोटोकॉपी लेनी है, और हमारा अखबार रखा ऐसा, तो क्या ऐसे में फोटोकॉपी आएगी पूरी, नहीं। तो क्या करेंगे, हम पूरे पेज को खोलेंगे, पूरे पेज को खोलते जाएंगे। एक बार में पूरा पेज नहीं खोलेंगे, पूरा अखबार से मान लो क्या कर लो अपना पूरा, इसके अंदर कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इकट्ठी नहीं खोलेंगे। जितने जितने एक पेज का हमें इसका फोटोकॉपी करनी है, इस पेज को हमने खोला, इसकी फोटोकॉपी कर ली, फिर दूसरा पेज खोलेंगे, फिर इस तरीके से पूरा अखबार खोलते हुए पूरी फोटोकॉपी कर लेंगे। तो हमारे पास क्या होगी, जो पूरा पूरा डीएनए है, डीएनए क्या है, अपना अखबार, इसके अंदर क्या सूचना है, क्या है, सूचना है। उन सूचनाओं की हमें करनी है क्या, फोटोकॉपी। फोटोकॉपी का मतलब समझ रहे हैं आप, रेप्लिकेशन। उसी की तरह का मान लो इस अखबार से हमें 4 और अखबार बनाने हैं,
तो अखबार कैसे बनेंगे, इसी की जब सेम फोटोकॉपी होगी तभी बेटा वो अखबार बनेंगे। तो फोटोकॉपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डीएनए हमने लपेटा था या मान लो ये जो अखबार हमने लपेटा था उसको क्या करेंगे, हम खोलेंगे, क्या करेंगे, खोलेंगे। और हमारा अखबार जो मान लो लास्ट में ये इस संरचना में है, अगर इसी की हम फोटोकॉपी कर दें तो हमें डीएनए तो दिखेगा ही नहीं ना, क्या सूचना है इसमें। तो क्या करते हैं, ये जो हमारा यूक्रोमेटिन वाला भाग होता है ये क्या होता है, ज्यादा सक्रिय होता है। सक्रिय मतलब इसमें आराम से फोटोकॉपी कर सकते हैं। और इसी फॉर्म में क्या होता है, जो हमारी एस फेज अवस्था होती है कोशिका विभाजन में, वहां पर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। फिर ये होती है हेट्रोक्रोमेटिन, ये इससे और ज्यादा सघन हो गई। तो इसको जब इस वाली अवस्था में लाएंगे तब फोटोकॉपी होगी, और इसको इस अवस्था में लाएंगे तब ये क्या होती है, फोटोकॉपी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, पहले क्या पूछा जाएगा कि ज्यादा हल्का रंग किसका होगा, इसका होगा, बनी सी बात है, क्यों, ये कम सघन है इसलिए इसका रंग हल्का होगा। यहां पर क्या है, ज्यादा गाढ़ा रंग दिखता है, डार्क दिखता है, क्यों, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा लपेट दिया, बहुत ज्यादा लपेट दिया, इस वजह से यहाँ पर क्या मोटाई गाढ़ापन ज्यादा दिखता है। और ये तो फिर आपको दिख ही रहा लास्ट में। तो आपसे पूछा जाए कि ज्यादा सक्रिय कौन सा होता, तो हमारा यूक्रोमेटिन क्या होता है, ज्यादा सक्रिय होता, क्यों, क्योंकि ये खुली अवस्था में है बहुत ज्यादा। डीएनए फॉर्म में तो वो एडजस्ट ही नहीं करता, जो हमारी कोशिका होती है इस फॉर्म में गुणसूत्र होता ही नहीं है। किस अवस्था में होता है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के, लेकिन अवस्थाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। क्रोमेटिन कब रहता है, G1 S और G2। केवल एम फेज में क्या होता है, गुणसूत्र होता है। ये जो गुणसूत्र होता है वो कब होता है, एम अवस्था में होता है बेटा, कब होता है ये, एम अवस्था में। और क्रोमेटिन कब होता है, G1 S और G2, कब होता है, G1 S और G2 अवस्था में, ये इस वाली फॉर्म में होता है। अगर बेटा जिन्होंने 11, इसलिए कहते हैं बेटा कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होना बहुत जरूरी है, अगर आप 11 पढ़े होते तो आपकी समझ में आ जाता। तो डीएनए से किस फॉर्म में बदला हमने, यूक्रोमेटिन, और यूक्रोमेटिन से किस में बदला, हेट्रोक्रोमेटिन, और हेट्रोक्रोमेटिन से लास्ट में जाकर किस में बदल दिया हमने, गुणसूत्र में। ये आपका क्या है, डीएनए पैकेजिंग आपकी एक हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रकार से करते हैं हम डीएनए को लपेटते हैं। तो अब बाकी इसकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं, बाकी अभी बताएंगे, अगर इस थ्योरी में क्या होगा, एक आध दो पॉइंट रह गए हो तो उनको बताएंगे, आपको घबरा नहीं जाना। इस प्रकार से डीएनए क्या थे, इसके चारों तरफ लपेट रहे थे। तो एक न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ कितने नाइट्रोजन बेस आ जाते हैं, 200 क्या होते हैं अपने क्षार युग्म या नाइट्रोजन बेस पेयर आ जाते हैं। तो ये क्या होती है, अपनी अवस्थाएं होती है। तो अब चलते हैं अपन क्या, शुरू पर, बाकी जो अपनी थ्योरी में होगा वो थ्योरी आपको बता दी जाएगी। तो यहां से शुरू करते हैं। यहां पर लिखा है, लगातार दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर होती है, जो आपको बता चुके थे। नैनोमीटर में लिख लीजिए, चाहे आप उसको क्या एंगस्ट्रॉन में लिख लीजिए, वही चीज है, ठीक है। मतलब चाहे आप 2 × 4 लिख लिए, चाहे 4 × 2 लिख लीजिए, मतलब 8 ही आना है, वैल्यू हमारी 8 ही आनी है। चाहे आप नैनोमीटर में लिखेंगे, नैनोमीटर में लिखेंगे तो दशमलव आगे आ जाएगी, एंगस्ट्रॉन में लिखेंगे तो दशमलव पीछे चली जाएगी, बस इतना सा फर्क हो जाता है। मान ली जाए, और यदि एक प्रारूपी स्तनधारी कोशिका में डीएनए द्वि कुंडली की लंबाई की गणना साधारणतः सभी क्षार युग्मों की संख्या को लगातार दो क्षार युग्मों की बीच की दूरी से गणना करने पर दूरी की गणना कर सकते हैं। चलो, बहुत हौच पौच लिखा है, या मान लो नोट्स के हिसाब से लिखा, तो इसमें कह क्या रहे, उसमें यह कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें, क्षार युग्मों की जो बीच की दूरी है उसको गुणा कर दें किसमें, जो उसमें कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जितने भी उसमें क्या क्षार अपने युग्म है उनसे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा है बेटा, यहाँ पर क्या है, ये लिखा है, ये क्या है, अपनी मनुष्य की कोशिका का किया गुणन, ऐसे किया था हमने। इसको जब गुणा कर देंगे तो कितनी लंबाई आ जाती है, 2.2 मीटर आ जाती है, ठीक है। किसी किसी किताबों में 2 से 2.5 मीटर भी लिखा रहता है, अप्रोक्स लगाते, लेकिन हमें कहा जाना, एनसीईआरटी पर। ये नीट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, उसमें ऑप्शन में कई सारी वैल्यू थी, 2.2 मीटर होती है, 2 मीटर होती है, 2.5 मीटर होती है, तो तुक्का नहीं बसाना, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। यही आंसर था अपना, ये किसमें था, नीट में, ये अपना क्वेश्चन था। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन बनते हैं नीट में, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना समझिए, लगभग कितनी थी अपनी, 2.2 मीटर। तो एनसीईआरटी की तो लाइन टू लाइन आ जाती, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, आपको बता चुके थे। ये यहाँ पर सूत्र लिखा है बेटा डीएनए की लंबाई निकालने का, ये आपको एसडब्ल्यू दिया गया, तो आपको ये बताना है। अपनी क्या है, यह जो लंबाई होती है, प्रारूपी केंद्रक की लंबाई चौड़ाई लगभग कितनी होती है, 10⁻⁻6 मीटर या 1 माइक्रोमीटर। 10⁻⁻6 मीटर या एक माइक्रोमीटर से काफी अधिक है, या मान लो कम, क्या बोला, ये जो डीएनए की लंबाई होती है, यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाना, इसमें बात ये बोल रहे हैं, जो डीएनए की लंबाई होती है वो क्या होती है, जो अपना क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक की लंबाई या चौड़ाई से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ये बोल रहा है यहाँ पर। असीम केंद्र की, असीम केंद्र की मतलब होता है जिनमें केंद्रक क्या होता है, स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं होता। चलो, ये वाला पॉइंट रह गया, इसको भी बता दे रहे हैं। अब जैसे क्या था, हमारी बॉडी में तो क्या था, जो अपनी यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें तो क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है।
स्पष्ट रूप से केंद्रक होता, तो उसके चारों तरफ क्या था अपना, वो लपेट गया था, क्या बोलते हैं डीएनए, क्या बोलते नहीं, डीएनए क्या था उसके चारों तरफ लपेट गया था। लेकिन जो क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें तो केंद्रक होता ही नहीं, तो क्या डीएनए पूरी कोशिका में से उलझा पड़ा रहेगा? नहीं बेटा, वहां पर भी क्या होती है, क्षारीय प्रोटीन होती है कुछ। एनसीईआरटी में उनका नाम नहीं दिया गया तो अपना डीप इतना जाना नहीं है। क्या होती है, जो अपनी क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। जैसे मान लो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो बैक्टीरिया वगैरह में सेल होती है बेटा, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, इसमें क्या होता, केंद्रक नहीं होता। इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। तो डीएनए क्या पूरी कोशिका में से उलझा पड़ा रहेगा? नहीं, उसमें क्या होता है, कुछ क्षारीय प्रोटीन होती है। अब आपको बता चुके कि क्षारीय प्रोटीन क्या होती है, धनात्मक होती है। तो क्षारीय प्रोटीन के चारों तरफ क्या होता है, डीएनए अपना लपेट जाता है। मतलब मान लो ये क्या है, अपनी क्या है, बैक्टीरिया की कोशिका है, ठीक है, या मान लो प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये क्या अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब इसमें ये जो डीएनए पड़ा है, ये डीएनए पड़ा है, तो ये इस तरीके से नहीं पड़ा रहेगा। ये क्या होगा, अब मान लो इसमें क्या है, कुछ प्रोटीन है, इसमें क्या है, कुछ ऐसी प्रोटीन है, इन प्रोटीन को हमने क्या बोल दिया, क्षारीय प्रोटीन बोल दिया। क्या बोल दिया इनको बेटा हमने, क्षारीय प्रोटीन। और इसके चारों तरफ क्या होता है, ये डीएनए ऐसे लपटा रहता। तो इसको हम नाम क्या दे देते हैं बेटा, इसको हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियोइड। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लियोइड। इसको हमने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियोइड। जैसे वहां पर न्यूक्लियोसोम बोला था, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं हम, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। तो ये जो डीएनए लपटा रहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, किसके चारों तरफ लपटा रहता है, क्षारीय प्रोटीन। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की संरचना आपको दिख रही है इसके अंदर बेटा, ये जो यहाँ पर ग्रीन कलर की संरचना दिख रही है, ये क्या होती है, क्षारीय प्रोटीन होती है। क्षारीय, थोड़ा और ग्रीन बना दे जिससे आपको समझ में आ जाए। इसके चारों तरफ क्या है, ये लपटी होती है, क्या होती है, यहाँ पर क्षारीय प्रोटीन होती है। और ये जो पिंक कलर से दिख रहा है आपको, ये जो पिंकी पिंकी दिख रहा है आपको, तो ये जो पिंकी पिंकी भैया है, ये क्या है, डीएनए। ये क्या है, डीएनए। और ये जो कोशिका है इसके अंदर क्या भरा है, साइटोप्लाज्म भरा है। क्या भरा है, कोशिका द्रव भरा है। ठीक है, तो एक किनारे में कहीं भी क्या होता है, ये पड़ा रहता है आराम से। ठीक है, जैसे मान लो ये कमरा है, क्या है, ये कमरा है। अब कोई हमारे पास धागा है, पतंग का धागा, उसको हम एक उसमें बंडल में लपेट दें और किनारे को ऐसे रख दें साइड में, पूरे कमरे में तो फैला नहीं रहेगा। अगर नहीं लपेटेंगे तो पूरे कमरे में फैला रहेगा, हो सकता है हमारा पैर उलझ के गिर जाए, हम कुछ भी होता है, चोट भी लग सकती है। तो क्या करते हैं, उस धागे को हमने लपेट के साइड में रख दिया। अब यहाँ पर तो चोट लगने वाला कोई और काम नहीं है, लेकिन और भी इसकी जो प्रोसेस हो रही होंगी, हो सकता है वो प्रोसेस क्या हो जाए, रुक जाए। ये क्या अपना कोशिका द्रव्य बेटा। ये यहाँ पर हम क्या है, कोशिका तो आपको पढ़ा नहीं रहे बेटा, आपको कोशिका तो पढ़ा नहीं रहे, आपको जितना पढ़ाने का है उतना बता चुके। तो इसके अंदर जो डीएनए होता है, किसके अंदर, तो अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसके अंदर जो डीएनए होता है वो क्या होता है, क्षारीय प्रोटीन के चारों तरफ क्या होता है, लिपटा रहता, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या केंद्रिकाभ बोलते हैं। तो इस पर थ्योरी पर हम आते हैं वापस। तो इसमें लिखा है जो हमारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, ई कोलाई होती है, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता, उसमें केंद्रक होते ही नहीं है। इसके बावजूद भी डीएनए क्या होता है, पूरी कोशिका में क्या फैला नहीं रहता, वो क्या होता है, किसी प्रोटीन के चारों तरफ लपटा रहता। उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय प्रोटीन। डीएनए क्या होता है, ऋणावेशित होता है। कुछ प्रोटीन क्या होती है, धनावेशित होती है, से बनकर एक जगह पर क्या होता है, स्थित हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रकाभ, या क्या बोलते हैं, केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि उस संरचना को हम बोलते क्या है। ये जो संरचना बनी है, ये यहाँ पर ये जो आपको गोल गोल संरचना दिख रही है, खट्टी हुई बंडल बना, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ भी बोलते हैं। न्यूक्लियोइड में डीएनए बड़े लूप में व्यवस्थित होता है जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। अब आते हैं कहां पर, यूकैरियोटिक कोशिका, मतलब समीप केंद्रक का मतलब होता है स्पष्ट केंद्रक पाए जाए, जिनमें स्पष्ट केंद्रक हो। क्या हो, स्पष्ट केंद्रक हो, ये मतलब है। में यह संरचना क्या होती है, काफी जटिल हो जाती है। मतलब अपनी जो ह्यूमन बॉडी है, या मान लो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, उनमें जो क्या था, डीएनए लिपटा था, वो कितनी बड़ी प्रोसेस हो गई। पहले डीएनए, फिर क्रोमेटिन, अब क्रोमेटिन की दो भी फॉर्म, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, फिर क्रोमोसोम। तो उसमें काफी झमेला था। तो यहाँ पर बोल रहे कि वो क्या थी, बहुत जटिल प्रोसेस हो जाती है, जिसमें क्या होती है, धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन भी अपनी कैसी होती है बेटा, क्षारीय होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आर्जिनिन और लाइसिन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें क्या होता है, एमीन ग्रुप ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, क्षारीय हो जाती है। इस प्रोटीन का आवेश कैसा होता है, आवेशित पार्श्व श्रृंखलाओं में एमिनो एसिड की बहुलता पर निर्भर करता है। मतलब ये जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है, इस पर ये जो धनात्मक चार्ज वो किस पर निर्भर करता है, जो उसमें एमिनो एसिड लगे होते हैं। अगर एमिनो एसिड के पास एमीन ग्रुप ज्यादा होगा तो वो ज्यादा धनात्मक होगी, और अगर कम होगा तो वो धनात्मक क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर लिखा है, हिस्टोन में क्षारीय एमीन होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय क्षारीय एमिनो एसिड,
एमिनो एसिड लिखना था बेटा, कौन कौन से, लाइसिन व आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं, क्षारीय अम्लीय एसिड, अम्लीय, चलो एमिनो एसिड लिख दें इसको। एमिनो एसिड जो अपने होते हैं, कौन कौन से एमिनो एसिड होते हैं बेटा, लाइसिन और आर्जिनिन, ये क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जब ये अधिक मात्रा में पाए जाएंगे और इन पर क्या होता है, एमिन ग्रुप क्या होता है, ज्यादा होता है, जिस वजह से क्या होती है, वहां पर धनात्मकता ज्यादा प्रदर्शित होती है। इस वजह से जो हमारी हिस्टोन प्रोटीन होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। दोनों एमिनो एसिड की पार्श्व श्रृंखलाओं पर धनात्मक आवेश होता है। अपनी जो क्या होती है, लाइसिन और आर्जिनिन होती है, इन पर क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये भी कैसी शो होती है, धनात्मक प्रदर्शित होती है। अब यहां पर लिखा हिस्टोन, अब हिस्टोन के बारे में बताया, तो हिस्टोन किससे मिलकर के बनी होती है, H1H2A, मतलब ये कितने 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती है, जिसमें से 4 मिलकर के किसका, मतलब 8 मिलकर के ऑक्टर बनना है, इसमें से 4 ये जो है, ये जो 4 है ये किसका निर्माण करती हैं, ऑक्टामर का निर्माण करती हैं। ये आपको बता चुके हैं, तो ये आप, इसमें कुछ नया नहीं है बताने वाला, ये आप इसको रीड कर सकते हैं सीधा। तो ये आपको संरचना पूरी बता चुके हैं। ये देखो, ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। वो जो हमने बात की थी कि मोतियों की मोतियों का हार ना, क्या बोले, 16 श्रृंगार, कुछ गाना है ना अपना, उसी प्रकार से ये क्या है, एक मान लो ये क्या है, हार है, इस पर ये मोती लगे हुए हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, जो हमारा क्रोमेटिन होता है, तो क्रोमेटिन में ऑक्टामर या न्यूक्लियोसोम कैसे शो होते हैं, ये जो मोती लगे होते हैं इस प्रकार से शो होते हैं। तो ये अपना क्या है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे मोती टाइप की संरचना लगी है। इनको क्या बोलते हैं, डोरी पर बीड्स या बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब धागे पर बीज जैसी संरचना या मोतियों जैसी संरचना प्रदर्शित होता। जब हम क्या करते हैं, हमारी कोशिका में हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो जो उसमें क्रोमेटिन पड़ा रहता है वो क्रोमेटिन इस फॉर्म में होता। फिर क्रोमेटिन कब संघनित हो जाता है, जैसे हमारी एम अवस्था शुरू होनी होती है या कोश का विभाजन शुरू होना होता, तो जो हमारी क्रोमेटिन होती है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है, गुणसूत्र में। फिर जाकर के क्या होता है, कोशिका का विभाजन शुरू होता है बेटा। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर यहां लिखा भी है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन जिस तरह से डोरी पर बीट्स की तरह से दिखाई देते हैं। मतलब यहां पर ये बोल रहे हैं कि जैसे हम किससे देखें, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखें, तो जो हमारा क्या होता है, क्रोमेटिन होते हैं, क्या होते हैं, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन को जब हम देखेंगे तो ऐसा दिखता है जैसे मान लो एक धागा है, उस पर क्या लगे, मोती लगे हुए। इस तरीके से क्या होती है, वो संरचना प्रदर्शित होती है। डोरी पर बीट्स सादृश संरचना क्रोमेटिन में कोष्ठित होकर क्रोमेटिन धागों का निर्माण करती है। अब कई सारे मिलकर के किसके, क्रोमेटिन धागों का निर्माण करते हैं, जो आगे कुंडलित व संघनित होकर के कोशिका विभाजन की मध्य अवस्था में, जो अपनी एम फेज होती है बेटा, ये जो मध्य अवस्था लिखा है इसका मतलब होता है एम फेज या एम अवस्था, क्या होता है, एम फेज या मध्य अवस्था में गुणसूत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करते हैं, गुणसूत्र का। अपना ये जो क्रोमेटिन है ये संघनित होकर के किसमें परिवर्तित हो जाता है, गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है। कब, जब कोश का विभाजन होना होता है बेटा। तो इसमें आगे लिखा, उच्च स्तर पर क्रोमेटिन की पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे सामूहिक रूप से नॉन हिस्टोनल प्रोटीन कहते हैं। देखो ये जो वर्ड लिखा ये कहां पर लिखा, यहां तक हमने मान लो क्रोमेटिन बना लिया। अब क्रोमेटिन को भी और सघन बनाना है और अच्छे से लपेटना, मतलब जैसे मान लो हमने इसके ऊपर धागा लपेट दिया, अब इस धागे के ऊपर हम टेप से लपेट दें ताकि ये खुले ना, अच्छी तरह से और सघन हो जाए, एकदम मजबूत क्या बना दे, जोड़ बना दे। तो इसके लिए क्या होती है, कुछ और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, नॉन क्रोमोसोमल हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं या नॉन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं। तो वो इसमें सहायता करती हैं। तो यहाँ पर उनको एनएचसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनएचसी या नॉन हिस्टोमल क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं। किस लिए, जो हमारा क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन को और सघन बना दे। क्रोमेटिन एक तो यूक्रोमेटिन था, एक हेट्रोक्रोमेटिन, तो यूक्रोमेटिन से हेट्रोक्रोमेटिन, फिर क्या है अपना क्रोमोसोम, तो इनको यूक्रोमेटिन से हेट्रोक्रोमेटिन में बदलने के लिए, और आपने देखा, और आप तो क्या करते, जोर लगा के कस के बांध देते हो, लेकिन उनके पास तो जोर लगाने के लिए कोई है नहीं बाहर से, तो उसके अंदर प्रोटीन होती है जिनको और कस के बांधती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोमल क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं, ताकि बहुत ज्यादा क्या हो सके, सघन हो सके एकदम। पहले इतना था, उसको और प्रेस किया था, एकदम छोटा सा और करके, और छोटा सा करके एकदम छोटी सी संरचना बना लेते, ताकि केंद्रक में आराम से रखी रहे बेटा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोमल क्रोमोसोमल प्रोटीन या एनएचसी भी बोलते हैं, एनएचसी। अब यहां पर देखते हैं, जो हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन क्या होते हैं, ढीले बंधे होते हैं। ढीले मतलब हल्के से बंधे होते हैं, जो क्या होते हैं, हल्के अभिरंजित। हल्के अभिरंजित का मतलब होता है जो कलर में क्या देखें, बहुत डार्क ना दिखें, कम दिखें। आपने भी देखा होगा कि जैसे कोई पतला धागा है
उसको 3 बार लपेटोगे, जैसे हाथ में कलावा बांधते हैं बेटा, आपने देखा होगा, चलो ये अच्छा एग्जांपल है। हाथ में जब हम कलावा बांधते हैं, धागा बांधते हैं, अगर 3 बार लपेटेंगे तो वो उतना ज्यादा कलरफुल नहीं दिखेगा, ज्यादा डार्क। लेकिन हम उसको बहुत पूरा पूरा गुच्छा बांध ले तो एकदम डार्क, बहुत मोटा सा, दूर से स्पष्ट रूप से दिख जाता। आए समझ में? इसी प्रकार से जो क्या होते हैं अपने क्रोमेटिन होते हैं। तो क्रोमेटिन क्या होते हैं, खुले हुए अवस्था में से पड़े रहते हैं। जब इनको क्या करते हैं तो वो जो खुले हुए अवस्था में होते हैं तो वो ढीले से होते हैं, क्या होते हैं, ढीले होते हैं, और इन पर रंग क्या होता है, बहुत कम दिखता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इनको बहुत कस के एकदम रगड़ के बांध दें तो क्या होते हैं, ये कैसे दिखने लगते हैं, डार्क दिखने लगते हैं, और क्या होते हैं, टाइट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। इनको हमने क्या बोल दिया, यूक्रोमेटिन बोल दिया। जो क्या आते हैं, हल्के बंधे थे, और जो बहुत टाइट बंधे रहते हैं, इनको बेटा क्या बोलते हैं, हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। इतना क्लियर है? जो हमारे यूक्रोमेटिन होते हैं, ये क्या होते हैं, ज्यादा सक्रिय होता है बेटा। ये क्या होते हैं, ज्यादा सक्रिय। और सक्रिय किस लिए, फोटोकॉपी बनाने के लिए। ये क्या होते हैं, कम सक्रिय होते हैं। ये अपना क्या होते हैं, चाहे नीट के पार्ट ऑफ व्यू से समझ लीजिए, चाहे जिस पार्ट ऑफ व्यू से आप समझ लीजिए, ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट। तो आपको करने हर हालत में ये वाले पॉइंट आपको कभी भी भूलने नहीं है, और अच्छे से तैयारी करनी है। तो अब हमारा जो क्या था, क्रोमेटिन या मान लो डीएनए की जो पैकेजिंग थी, वो यहाँ पर आके क्या होती है, पूर्ण होती है। तो आपको बहुत विस्तार से, अस्तार नहीं, विस्तार से एकदम डिटेल्ड से बता दिया आपको। यहाँ पर कोई भी चीज अभी क्या अपनी कोई मिस नहीं हुई है, एक ही चीज बताई है। अगर ऐसे कभी क्या होता कि जैसे आप सामने तो बेटा बैठे नहीं है, तो हो सकता है कि कोई चीज जिस जिस टाइम हम आप बता रहे हो, आपका दिमाग कहीं और हो, तो वो आपसे स्किप हो गई हो, तो क्या किया करो, उस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स जाकर के दोबारा देख लिया जाता है, ताकि वो चीज समझ में आ जाए। अब ऐसे सामने बैठे होते तो आप पूछ सकते भैया यहाँ समझ में नहीं आया सर, यहाँ नहीं आया, तो उस चीज को हम दोबारा बता देते। लेकिन इसमें क्या होता, अब तो हमें पता नहीं है, तो हमें तो ये लगता है हमने बोल दिया, बच्चे को समझ में आ गया। तो क्या होता, उस चीज को तुम दोबारा जाकर के देख भी सकते हो। ये अपने पास ऑप्शन होता है, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में आप चाहे 10 बार देखो, चाहे 12 बार देखो। अब आप आते हैं अपने कहां पर, होमवर्क वाले पोर्शन पर। हर बार की तरह अपन को क्या देना है, एसडब्ल्यू देना है। तो एसडब्ल्यू में देखते हैं, इसमें लिखा है एक न्यूक्लियोसोम में कितने नाइट्रोजन छाल लपेट जाते हैं। जो हमारा क्या था, न्यूक्लियोसोम था, एक बार में कितने नाइट्रोजन बेस लपेट जाते हैं, ये तुम्हें बताना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या, जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोश का होती है, का जो डीएनए होता है वो किस प्रोटीन से लिपटा होता है, अम्लीय क्षारीय, ये आपको बताना है। हिस्टोन अष्टक कौन सी प्रोटीन से मिलकर के बना होता, ये आपको बताना है। ज्यादा सक्रिय कौन होता है, यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन, ये भी आपको बताना। अगर आपने गौर से सुना होगा तो आपसे क्या होंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे। तब तक के लिए आपसे क्या लेते हैं, विदाई। क्या लेते हैं भाई, विदाई लेते हैं। आप पढ़ते रहिए, और क्या है, हमें मोटिवेशन देते रहिए। आप हमें मोटिवेशन कैसे दोगे भाई, कैसे दोगे, आंसर कमेंट में पिन करके दोगे। कैसे दोगे, आंसर आपको कहां करने, कमेंट करने हैं। वहां से क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। आप बताओगे हमें समझ में आया, तो हमें अच्छा लगता है, उससे और हमें मान लो मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छा कराएं, आपको और समझाएं। और जितना अगर ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करो। उससे क्या होता है बेटा, थोड़ा बहुत हेल्प हमारी भी हो जाती है। आपकी तो हम कर ही रहे हैं पूरा कंटेंट देने के बाद, तो थोड़ा बहुत आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और क्या हो, लोगों तक पहुंचाएं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके आंसर कीजिए बेटा। हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं, आपको तो थोड़ा सा एफर्ट डालना, इतना तो कर ही सकते हो ना बेटा हमारे लिए। और तो हम कुछ मांग नहीं रहे, आपसे इतना ही मांग रहे हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाकर के ये जो क्वेश्चन दिए जाते हैं इनके आपको करने कमेंट। तब तक के लिए बेटा क्या, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।